ओके दोस्तों, आज हम चैप्टर वर्क पावर एनर्जी पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें से कि हम पहले वर्क को समझेंगे, फिर कॉन्सेप्ट वाइज हम लोग पावर और एनर्जी को भी समझेंगे। सबसे पहले हम लोग वर्क को देखते हैं कि वर्क क्या होता है। तो वर्क डन कैसे कंप्लीट होता है। सबसे पहले हम लोग किसी बॉडी पे अगर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं, ये सपोज़ कि हम एक बॉडी है, उस पर हमने एक फोर्स अप्लाई किया, एफ फोर्स अप्लाई किया। अगर इस बॉडी में कोई डिस्प्लेसमेंट अकर होता है, कोई डिस्प्लेसमेंट होता है इस बॉडी में, तो यहाँ पे हमको वर्क डन देखने को मिलता है। अच्छा, एक चीज़ और देखने लायक है यहाँ पे कि बॉडी फोर्स के अलॉन्ग ही डिस्प्लेसमेंट शो कर रही है। जैसे कि फोर्स का डायरेक्शन ये है, तो डिस्प्लेसमेंट का भी डायरेक्शन यहाँ पे यही है, तो इसीलिए यहाँ पे वर्क डन शो हो रहा है। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि वर्क डन कैसे होता है और साइंटिफिकली इसको कैसे हम लोग डिफ़ाइन करते हैं। तो साइंटिफिकली वर्क डन डिफ़ाइन करने के लिए हम लोग कहते हैं, इसका डेफिनेशन देख लेते हैं कि when the force applied on a body it gets a displacement. Then we will say that work is done, means that work is said to be done. Work is said to be done. ठीक है, अब हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग कह सकते हैं, जैसे कि अगर हम लोग किसी कार को पुश करते हैं, ये कार है, ये कार को हमने पुश किया और ये कार को हमने पुश किया, फोर्स लगाया और ये कार कुछ आगे डिस्प्लेस हो गई, कुछ आगे बढ़ गए, तो हम लोग कहेंगे कि कार डिस्प्लेस हुई है, इसका मतलब वर्क डन हुआ है। लेकिन अगर सेम एग्जाम्पल को अगर हम लोग लेते हैं कि अगर कोई छोटा बच्चा है और उस कार को फोर्स अप्लाई कर रहा है, पीछे से वो धक्का दे रहा है और कार डिस्प्लेस नहीं हुई, कार अपनी जगह पे स्थिर है, तो वहाँ पे कोई भी डिस्प्लेसमेंट देखने को नहीं मिलता है। तो ये जो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है, तो हम लोग सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी वर्क डन नहीं हुआ है। ये उसी प्रकार से है जैसे आप दिन रात मेहनत करके पढ़ाई करें और रिज़ल्ट में अच्छा परफॉर्म ना कर पाएँ, तो भाई सब लोग ये पूछेंगे, भाई क्यों आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, इसका मतलब आपने पढ़ाई नहीं की। लेकिन ऐसी बात नहीं है, हो सकता है आपने पढ़ाई की हो लेकिन अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए हैं, लेकिन भाई मतलब फोर्स लग सकता है, फोर्स अप्लाई हो सकता है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे वर्क डन ही हो। तो अब हम लोग देखते हैं मेज़रमेंट कैसे देखते हैं। अगला टॉपिक है हम लोगों का मेज़रमेंट ऑफ वर्क। मेज़रमेंट ऑफ वर्क में हम लोग अमाउंट ऑफ वर्क को कैसे मेज़र करते हैं। अमाउंट ऑफ वर्क कैन बी मेजर्ड बाय टू factors. The first is force applied on the body. Force applied on the body. जितना ज़्यादा हम लोग फोर्स लगाएंगे उतना ही ज़्यादा वर्क डन देखने को मिलेगा। हालांकि ये बात अलग है कि अगर डिस्प्लेसमेंट ना हो तो उस फोर्स का कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर वहाँ पे ज़रा सा भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और जितना ज़्यादा फोर्स लगाएंगे वो उतना ही ज़्यादा वहाँ पे हमको वर्क डन देखने को मिलेगा। सीधे सीधे हम लोग कह सकते हैं कि फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क डन। मोटा में समझने के लिए हम लोग ये कह सकते हैं कि फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क डन। And the second factor is displacement. The second factor is displacement.
अच्छा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मैं लिख दे रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये है कि डिस्प्लेसमेंट अलोंग द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। पूरा लिखना पड़ेगा। चलिए लिख देते हैं, डिस्प्लेसमेंट अलोंग द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स। अच्छा, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन तो आप लोग समझते ही होंगे। जैसे ये कोई बॉडी है और यहाँ पे हमने फोर्स अप्लाई किया है, तो ये जो यहाँ पे पॉइंट है इसके अलोंग ही डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलेगा। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि फोर्स के डायरेक्शन में, इसका कहने का मतलब ये है कि डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो फोर्स के डायरेक्शन में ही होगा। मतलब लाइन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स के अलोंग ही ये डिस्प्लेसमेंट शो करेगा। तो इतनी बात आई होप समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आगे चलते हैं। तो इस हिसाब से फॉर्मूला तैयार हो सकता है, W = F × S। अच्छा, ये बात तो हो गई, लेकिन अब ज़रूरी नहीं है कि हर बार जो है फोर्स, जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो हमेशा फोर्स के अलोंग ही हो। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और फोर्स वेक्टर दोनों ही एक ही डायरेक्शन में काम करे। हो सकता है वो अलग अलग डायरेक्शन में हो, तो उसके लिए हम लोग किसी एक के कंपोनेंट को दूसरे के अलोंग करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। वो हम लोग आगे अभी देखेंगे। तो इसमें हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे एक चीज़ और छोटी सी समझने वाली ये है कि हम लोग देखते हैं कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और फोर्स दो वेक्टर क्वांटिटीज़ का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो एक स्केलर होता है। वो क्या होता है? स्केलर होता है। और वो स्केलर क्वांटिटी क्या है? वर्क है। तो इस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन वर्क क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्यों है, ये समझ में आ ही गया होगा आप लोगों को। ठीक है, अब आगे हम लोग देख लेते हैं कि कैसे कंपोनेंट में करते हैं। जैसे कि हमने सपोज किया कि एक स्लोप है, बॉडी यहाँ पे रखी हुई है, और फोर्स हमने अप्लाई किया। अब ये फोर्स हमने अप्लाई किया, डिस्प्लेसमेंट, भाई अगर किसी बॉडी को पुश करेंगे, आप ये बॉक्स रखा हुआ है, ऐसे ऊपर को ले जाना है, तो आप फोर्स अप्लाई करेंगे। यहाँ पे अगर कोई आदमी खड़ा होकर फोर्स अप्लाई करेगा तो ये बॉडी ऐसे ऊपर को जाएगी, इस डायरेक्शन में, स्लोप के साइड में ऊपर जाएगी, और फोर्स हम लोग इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं। यहाँ से हम लोग ये थीटा ले लेते हैं। ये है स्लोप ए बी, और इसका टोटल लेंथ हमने s ले लिया है, टोटल लेंथ हमने s माना है। तो ये s डायरेक्शन को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे ये ऊपर की तरफ जाएगी। अब फोर्स का डायरेक्शन ये है और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, तब हम लोग कैसे वर्क डन निकालेंगे? भाई हम लोग अभी पढ़े हैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन एक जैसा होना चाहिए, एक ही डायरेक्शन में जाने चाहिए, लेकिन यहाँ पे अलग अलग है। तो इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करने के लिए हम लोग कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर निकालते हैं। तो कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि कोई एक वेक्टर ले लिया हमने, जैसे वेक्टर ए ले लिया। ये कौन सा वेक्टर है? वेक्टर ए। अब इसके कंपोनेंट्स में अगर हम लोग इसको तोड़ना चाहें, इसको रिजोल्यूट करना कहते हैं कि किसी वेक्टर को रिजोल्यूट करते हैं तो उसके एक्स और वाई कंपोनेंट में उसको तोड़ देते हैं। तो यहाँ पर एक कंपोनेंट होगा और दूसरा यहाँ पे एक दूसरा कंपोनेंट होगा, और ये दोनों ही 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। और ये वेक्टर ए और इस कंपोनेंट के बीच में अगर हमने सपोज किया कि यहाँ पे थीटा एंगल है, कितना एंगल है? थीटा। तो हम लोग ये वाला कंपोनेंट कह देंगे ए कॉस थीटा, और जो जिसमें थीटा नहीं अटैच्ड है उसको लिख देंगे ए साइन थीटा। जिसमें थीटा अटैच्ड है उसको लिखते हैं ए कॉस थीटा, जिसमें थीटा अटैच्ड नहीं है उसको लिखते हैं ए साइन थीटा। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसमें किस वेक्टर को हम लोग ब्रेक करें कि हमारा काम इजी हो जाए, आसान हो जाए। तो यहाँ पे हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को ब्रेक करते हैं।
डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को रिजोल्यूट करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे ये हो जाएगा आपका, ये इसके पैरेलल है, इसका मतलब जब ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। और ये यहाँ पे एस साइन थीटा और ये एस कॉस थीटा, ये दोनों में ब्रेक हो गया। अब देखेंगे ये भी इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये भी इस डायरेक्शन में जा रहा है, दोनों ही एक दूसरे के अलॉन्ग है। तो हम लोग लिख सकते हैं वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, एस कॉस थीटा। तो ये फॉर्मूला बन गया। अब सिमिलरली अगर हम लोग देखेंगे दूसरे केस में कि अगर यहाँ पे एक स्लोप दिया हुआ है, यहाँ पे एक स्लोप दिया हुआ है और ये बॉडी है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और यहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रहा है। और अगर हम लोग यहाँ पे ब्रेक करना चाहें एफ को ब्रेक करेंगे तो भी वो ब्रेक हो जाएगा, ये हो जाएगा थीटा। तो यहाँ पे इसको ब्रेक करेंगे तो देखेंगे कि अगर इस वेक्टर के अलोंग हम लोग इसको लेकर जाएं, ये और इस वेक्टर के अलोंग हम लोग लेकर जाएं तो ये थीटा है और ये दोनों पैरेलल है। अगर इसको हम लोग पैरेलल मान लें, ये पैरेलल है ही, मानना क्या है, ये पैरेलल है। और तो हम लोग देखेंगे जब ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। अब डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है और फोर्स का कंपोनेंट भी हम लोग इसी डायरेक्शन में निकाल लिए हैं, कितना है ये एफ कॉस थीटा। तो और ये डिस्प्लेसमेंट कितना है, एस है, एस ए बी, ए से बी के बीच की जो दूरी है यहाँ से डिस्प्लेस होकर के यहाँ पर आया हुआ है तो ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हम लोग वर्क डन निकालेंगे। एफ का कंपोनेंट कितना है, एफ कॉस थीटा और इंटू एस। तो मतलब यहाँ पे भी हम लोग इसको निकाल सकते हैं एफ एस कॉस थीटा, यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला आ रहा है। तो ऐसे हम लोग देख सकते हैं कि कंपोनेंट में ब्रेक करके कैसे, जब वेक्टर दोनों ही वेक्टर एक ही डायरेक्शन में ना हो करके अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हों तो उनको हम लोग किसी एक कंपोनेंट को, चाहे एफ के कंपोनेंट को ब्रेक कर लें, चाहे एस के कंपोनेंट्स को तोड़ करके उस दूसरे वाले वेक्टर के अलोंग करके हम लोग फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं। और हर बार फॉर्मूला यही आएगा, एफ एस कॉस थीटा ही आएगा। तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा। आगे के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।